नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। ये अपना महत्वपूर्ण टॉपिक विनिर्माण उद्योग से संबंधित है। बच्चों की मांग थी कि मैम जियोग्राफी का छठा और सातवां जो चैप्टर है वो करवाया जाए, तो अपना ये चैप्टर होगा जियोग्राफी का। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, क्योंकि आपका परीक्षा का टाइम है, कीमती समय है। आपके समय को और बेहतर करने के लिए, आपके मार्क्स को और बेहतर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं हम। बॉक्साइट अयस्क कौन सी धातु से प्राप्त होती है? एल्यूमिनियम। या एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है? प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, बॉक्साइट से। तो एल्यूमिनियम और बॉक्साइट दोनों का गहरा संबंध है। बॉक्साइट अयस्क से जो धातु प्राप्त होती है वो एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम धातु किससे प्राप्त होती है? बॉक्साइट से। उद्योगों का नगरों के आसपास केंद्रित होना क्या कहलाता है? समूहन बचत। समूहन बचत किसे कहते हैं? प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। तो उद्योगों का नगरों के आसपास, शहरों के आसपास उद्योग लगा दिए जाएं, नज़दीक उद्योग लगा दिए जाएं, तो उसे कहेंगे समूहन बचत। जैसे ये शहर है और इसके आसपास अपने उद्योग लगा दिए जाएं, फैक्ट्रियां लगा दी जाएं, तो उसे समूहन बचत कहा जाता है। कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं? तो कृषि से जो कच्चे उत्पाद प्राप्त होते हैं और उसके आधार पे जो उद्योग लगाए जाते हैं उसे कहते हैं कृषि आधारित उद्योग। जैसे सूती वस्त्र कपास से बनता है, तो कपास कहाँ प्राप्त होगी, कहाँ पैदा होगी? कृषि में, खेती में। ऊनी वस्त्र, रेशम, रबर उद्योग, चीनी, चाय, पटसन, वनस्पति तेल आदि कृषि आधारित उद्योग है। खनिज आधारित उद्योग कौन से होते हैं? तो वो उद्योग जिनके लिए खनिजों की जरूरत पड़ती है कच्चे उत्पाद के रूप में। तो लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, मशीन और औजार निर्माण वाले जो भी उद्योग हैं, पेट्रो रसायन उद्योग, ये खनिज आधारित उद्योग होते हैं। आधारभूत उद्योग कौन सा कहलाता है? तो लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग कहलाता है। लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग क्यों कहलाता है? क्योंकि अधिकांश जो भी सामान है फैक्ट्रियों में बनने वाला, उद्योगों में बनने वाला, वो लोहा इस्पात कच्चा जो उत्पाद होता है उसी के आधार पे बनते हैं। तो लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। भारत का पहला पटसन उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? रीसरा, कोलकाता में। साल थी 1855 की। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चीनी उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। मौसमी उद्योग कौन सा कहलाता है? चीनी उद्योग। क्यों कहलाता है चीनी उद्योग मौसमी उद्योग? क्योंकि ये मौसम के अनुसार ये उद्योग चलता है। तो चीनी, जब गन्ना उत्पादित होगा, गन्ने से बनती है चीनी, तो जब गन्ना उत्पादन करेंगे कृषि में तब चीनी बनाई जाती है। तो चीनी उद्योग मौसमी उद्योग है। ढलवा स्पंज लोहे से लौह इस्पात क्या मिलाकर बनाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है मैंगनीज, निकल और क्रोमियम। मैंगनीज, निकल, क्रोमियम। लोहा इस्पात में लौह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर मिलाया जाता है। 3 चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो इनका अनुपात क्या होता है? 4:2:1। सेल शब्द का विस्तार क्या है या विस्तृत रूप क्या? सेल का पूरा नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वर्तमान समय इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वर्तमान समय में चीन सबसे बड़ा देश है। किसका? इस्पात का। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को इस्पात किसके माध्यम से बेचा जाता है? तो इस्पात को बेचने वाला जो है अथॉरिटी जिसके पास है वो है सेल के पास। सेल का हमने पूरा नाम देखा था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम सीमेंट उद्योग कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये 1904 में स्थापित किया गया था और जगह थी चेन्नई, तमिलनाडु। किस रेशे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो गोल्डन फाइबर किस रेशे को कहा जाता है? जूट के रेशे को। तो ये अपने महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न अपने चल रहे हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़े इसके लिए उसकी जीवन रेखाएं कौन कौन सी हैं? जिस देश की जो जीवन रेखाएं कहलाती हैं अर्थव्यवस्था में, उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है,
तभी उन्हें जीवन रेखा ही कहा जाता है, यानी जीवन उसी के ऊपर चलता हो, अर्थव्यवस्था का जीवन है वो उसी पे चलता हो, तो उसे कहेंगे जीवन रेखा। तो परिवहन, परिवहन किसे कहते हैं? किसी वस्तु या सेवा या लोगों को, कोई वस्तु हो, कोई सेवा हो या लोग हो, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाने और ले जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? परिवहन। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है? गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बोर्ड लगा रहता है, तो ये क्या है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों के जो पक्की सड़कें हैं उनके द्वारा जोड़े जाने वाला एक प्रोग्राम है, उसे कहा जाता है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना। गांव की सड़कों को शहरों की पक्की सड़कों से जोड़ना। उत्तर दक्षिणी गलियारा, नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि उत्तर दक्षिणी गलियारा, उत्तर से दक्षिण, उत्तर में जैसे जम्मू कश्मीर, दक्षिण में तमिलनाडु, इसको जोड़ने वाला गलियारा कौन सा है वो बताना है। तो उत्तर दक्षिण का गलियारा कौन सा है? उत्तर में श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में, और दक्षिण में कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच या उसको जोड़ने वाला गलियारा है उसको कहते हैं उत्तर से दक्षिण का गलियारा। पूर्वी पश्चिमी गलियारा किसको कहते हैं? भारत का पूर्वी भाग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, पश्चिमी भाग जो कि गुजरात में है। तो अरुणाचल प्रदेश के सिलचर को, पूर्व में सिलचर जो कि असम में है, असम का सिलचर, और पश्चिम का पोरबंदर को जोड़ने वाला जो भाग है या इन शहरों को जोड़ने वाला जो गलियारा है उसको कहा जाता है पूर्व से पश्चिम का गलियारा। भारत में राष्ट्रीय महाराजमार्गों का निर्माण और रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रख रखाव किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो वो संस्था है CPWD, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। भारत में सीमा सड़क संगठन का गठन कब हुआ? तो भारत में सीमा सड़क संगठन का गठन हुआ 1960 में। भारत की जो पहली प्रथम रेलगाड़ी थी वो किन स्थानों के मध्य चलाई गई थी? तो वो चलाई गई थी 1853 में। साल तो थी वो 1853 की। किसके मध्य? मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर की दूरी में चलाई गई ये रेल थी प्रथम रेलगाड़ी। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया 1953 में। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पोताश्रय बंदरगाहों के नाम लिखने। भारत का पूर्वी तट, पश्चिमी तट, तो भारत का जो ये इस तरीके से ये जो भाग है ये कहलाता है प्रायद्वीपीय भारत। अब ये पूर्वी तट पे कौन से बंदरगाह है? पूर्वी तट पे यहाँ तमिलनाडु में चेन्नई, सबसे पहले तुतीकोरम, यहाँ तुतीकोरम है, ये चेन्नई है। ये विशाखापट्टनम है जो कि आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में है, ये कोलकाता में है, और ये हल्दिया, ये दोनों पश्चिम बंगाल में। कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, और चेन्नई तमिलनाडु में है, और तुतीकोरम तमिलनाडु में। अब पश्चिमी तट पे कौन से बंदरगाह हैं? पश्चिमी तट में के बंदरगाहों की बात करें जैसे कोच्चि, मैंगलोर, मारमागोवा, नेहरूपतन, ये सब। जैसे पश्चिमी तट की बात करें तो ये पश्चिमी तट हो गया। तो पश्चिमी तट में नीचे से बढ़ेंगे कोच्चि केरल में है, न्यू मैंगलोर कर्नाटक में है, और मारमोगोवा गोवा में है, जवाहरलाल नेहरू पतन, ये मुंबई का जो पतन है उसी के कार्य को हल्का करने के लिए, उसके भार को कम करने के लिए नेहरू पतन बनाया हुआ है, नेहरू बंदरगाह बनाया हुआ है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है, तो इसका दूसरा नाम, कांडला बंदरगाह का जो दूसरा नाम है वो दीनदयाल उपाध्याय पतन है।
व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? आयात और निर्यात व्यापार के दो प्रमुख घटक होते हैं। किसी देश के व्यापार संतुलन को आयात और निर्यात के अंतर द्वारा ही संतुलित किया जाता है। तो व्यापार संतुलन, यदि निर्यात मूल्य और आयात मूल्य में अधिक अंतर हो तो उसे अनुकूलन व्यापार संतुलन कहेंगे, और यदि निर्यात मूल्य आयात मूल्य से कम हो तो उसे व्यापार असंतुलन कहेंगे। पर्यटन एवं व्यापार के रूप में समझाइए। पर्यटन किस तरीके से एक व्यापार है उसको समझाना है। तो भारत में पर्यटन उद्योग लगातार वृद्धि कर रहा है। देश में लगभग 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं तथा करोड़ों में प्रत्यक्ष रूप से भी जुड़े हुए हैं, जिन्हें रोजगार मिल रहा है, आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो रहा है पर्यटन से। भारत में विदेशी पर्यटक व्यापार, चिकित्सा, सांस्कृतिक, रोमांचकारी पर्यटन के लिए आते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और रोजगार प्राप्त होता है लोगों को। देश को मुद्रा प्राप्त होती है, लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। विदेशी व्यापार का प्रमुख मार्ग पोताश्रय समझाइए। तो विदेशी व्यापार का प्रमुख मार्ग पोताश्रय, क्योंकि विदेशी व्यापार भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित पोताश्रय द्वारा किया जाता है। पोताश्रय यानी बंदरगाहों द्वारा। देश का लगभग 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा ही होता है। भारत का 95% भाग है वो समुद्री जहाज जिनके हैं उनके द्वारा होता है। समुद्री जहाज बंदरगाहों में रुकती हैं तो उन्हें कहते हैं पोताश्रय। तो वो तट कौन से हैं? भारत के पूर्वी तट जिसकी बात हमने की थी ऊपर, और पश्चिमी तट जो कि गुजरात से लेकर केरल तक का है। भारत की समुद्री तट रेखा है वो 7516 किलोमीटर है, जिस पर 15 प्रमुख और 200 मध्यम और छोटे पतन है वो विकसित हैं। पतन मतलब बंदरगाह। 12 तो बड़े बंदरगाह और 200 के लगभग मध्यम और छोटे बंदरगाह भी विकसित हैं, जिनके द्वारा अनेक देशों से आयात और निर्यात के रूप में व्यापार किया जाता है। तो उन बंदरगाहों पे हम किसी देश को भेजते हैं उसको कहते हैं निर्यात, और हम किसी देश से मंगाते हैं तो उसे कहते हैं आयात। और तो ये दोनों कार्य हमारी जो हैं वो समुद्री मार्गों से ही होता है भारत का। तो इससे कहा गया विदेशी व्यापार का प्रमुख मार्ग पोताश्रय, यानी हमारा विदेशी व्यापार है वो बंदरगाहों के द्वारा ही होता है। तो ये बताना है, तो इसको हमने समझ लिया। भारत के दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का वर्णन कीजिए। तो भारत के प्रमुख दो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। भारत का पहला जलमार्ग है वो है एक जो कि 1620 किलोमीटर लंबा, जो गंगा नदी के जल मार्ग से हल्दिया से इलाहाबाद तक है। भारत का जलमार्ग संख्या 2 है जो कि 891 किलोमीटर लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के जलमार्ग पर धुबरी के मध्य है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को समझाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपना ये। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है इसको समझाना है। तो केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ ये परियोजना, जिसमें भारत के 4 महानगरों को जोड़ा गया आपस में। कितने महानगरों को? 4 महानगरों को। वो 4 महानगर कौन से हैं? जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली कहाँ है? उत्तर में। मुंबई पश्चिम में। चेन्नई दक्षिण में और कोलकाता पूर्व में। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। किसके द्वारा चलाई हुई परियोजना है? केंद्र सरकार द्वारा। तो केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक प्रमुख परियोजना है जिसमें 4 महानगरों को जोड़ा गया है, और ये 6 लेन वाला महाराजमार्ग है। इसका प्रमुख उद्देश्य है बड़े शहरों के मध्य की दूरी को कम करना और परिवहन के समय को कम करना। सड़क परिवहन के 4 प्रमुख महत्व बताइए। सड़क परिवहन के क्या महत्व हैं? उबड़ खाबड़ और पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़क मार्ग का निर्माण किया जा सकता है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क मार्ग है उसमें लागत कम आती है, वे कम होते हैं, पैसे कम खर्च होते हैं सरकार के। कम व्यक्ति, कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन में भी ये लाभदायक है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक बड़ी कड़ी के रूप में कार्य करता है। जैसे रेलवे स्टेशन, समुद्री पतन और हवाई अड्डे को सड़कों द्वारा जोड़ा जाता है। तो इसके लिए भी सड़क मार्ग से ही कोई भी स्थल है, जैसे रेलवे स्टेशन जुड़ता है, समुद्री पतन को भी ये जोड़ते हैं, हवाई अड्डे को भी ये जोड़ते हैं। तो भी सड़क परिवहन एक महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। भारत की 2 प्रमुख पाइपलाइनों का वर्णन करना है। कौन सी पाइपलाइन है उनका वर्णन बताना है। पाइपलाइन यानी
वो गैस पाइपलाइन भी होती है, पेट्रोल पाइपलाइन भी हो सकती है। तो हजीरा गुजरात से जगदीशपुर उत्तर प्रदेश को मिलाने वाली पाइपलाइन पहली। ये गैस पाइपलाइन मध्य प्रदेश के विजयनगर से होकर गुजरती है, विजयपुर से होकर गुजरती है। उसकी निम्न शाखाएं हैं, जैसे राजस्थान का कोटा, बामराला, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश का। तेल पाइपलाइन के रूप में असम के तेल क्षेत्र से गुवाहाटी, बैरोनी, इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक। इसकी एक शाखा बैरोनी से हल्दिया तक है तथा दूसरी शाखा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक। नेक्स्ट चैप्टर है वो सत्ता की साझेदारी। ये सत्ता की साझेदारी वाला चैप्टर कराया जा चुका है। अब जो महत्वपूर्ण बात हम करने वाले हैं, ये ऊर्जा संसाधन वाला, ये अपने मैप में होगा और 4 नंबर का हमें देखने को मिलेगा। तो 4 नंबर कंठस्थ करने हैं, अच्छे से तैयार करने हैं, ताकि हम पूरे में से पूरे मार्क्स ले सकें। अब इसमें भारत का मानचित्र होगा आपके सामने एग्जाम में, और खनिज उत्पादन से संबंधित जो भी स्थल है भारत के, अपने आपको बुक लेनी है, बुक में मैप बने हुए हैं। बुक में मैप में आपको खनिज उत्पादक क्षेत्र मिलेंगे, उनको आपको अध्ययन करना है, देखना है, उनको एक बार समझना है। अध्याय ये आपको मानचित्र है। और जो ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत साधन जो भी स्थल हैं, उनको भी आपको एक बार देखना है कि कहाँ क्या है। भारत के मानचित्र में आपको लोहा इस्पात के जितने भी जगह हैं, लोहा इस्पात संयंत्र जितने भी लगे हुए हैं, उन सबको एक बार मोटा मोटा देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तब तक थैंक्स। पढ़ते रहें, मस्त रहें, अच्छे मार्क्स लाएं, इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट।